तो हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोग जो पढ़ा है उसको आप लोग पढ़िए, है कि नहीं। चलिए बताइए, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? अच्छा, प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया है? प्रस्तावना भारत में किसके द्वारा लिखा गया? किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? 13 दिसंबर। चलो, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? हाँ, 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 में। अब प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? एक वाक्य में। अच्छा, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? कुल कितने शब्द जोड़े गए? सार्थक शब्द कितने हैं? निरर्थक शब्द कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, है कि नहीं। प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई? 3। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म विश्वास। चलिए, तो याद है आप लोग को, अच्छी बात है, ठीक, पढ़ते हैं। चलिए 2 मिनट पूछ लेते हैं खड़ा करके। चलिए आप खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखा गया, किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? कोई बताएगा? नहीं खड़ा होकर? हाँ, 13 दिसंबर 1949 को। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? हाँ, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। पारित कब किया गया था? हाँ हाँ, 22 जनवरी 1947 को। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, चलिए आप बताइए, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृति और कब अंगीकृत किया गया? कब स्वीकार किया गया प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा? 26 नवंबर 1949, 50 में 1949, है क्या? हाँ, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। पहला दिन है क्या आपका? पहला दिन है? हाँ, अच्छा, पढ़े हैं प्रस्तावना? चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आपका भी पहला दिन है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? हाँ, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और बताइए समाजवादी। बैठिए, पढ़िए करते हैं अच्छे से, याद नहीं किए हैं। आप खड़े हो जाइए। पहला दिन है क्या आपका? पढ़े प्रस्तावना? चलिए अच्छी बात। चलिए बताइए, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? हाँ, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी प्रस्तावना में? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? आप क्यों बता रहे हैं? आपने बताइए, कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताइए। पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पढ़े नहीं घर पे आप, लग रहा है ना, क्यों बताया नहीं था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म प्रकाश। क्यों? बैठिए, आप खड़े हो जाइए। आपका पहला दिन क्या? अच्छा, पढ़े प्रस्तावना? प्रस्तावना नहीं पढ़े? हाँ, 2 दिन हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मतलब प्रस्तावना क्लास किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इजी हम आपसे पूछेंगे। कल जो पढ़े थे, आप पढ़ाए थे? आप कल जो पढ़ाए थे? चलिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताया था ना, कल जो पढ़ाया था, वही बताइए। चलिए बैठ जाइए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बैठ जाइए, पढ़िए घर पे अच्छे से। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ? सबका एडमिशन हो गया? कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, अभी तो 4 लोग। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा पूछने का उद्देश्य कि आप लोग आए, ये नहीं कि आप लोग इंसल्ट, है कि नहीं। तो इसका ना सोचिए कि सर खड़ा पूछते हैं, बेइज्जती कराते हैं, ये सब नहीं आना चाहिए। पूछने का ये चीजें कि मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे तो चीजें आपको आई जाएगी, है कि नहीं। दूसरी बात क्या है कि आप थोड़ा बहुत ना पढ़ते रहेंगे तो आप पढ़ने लगेंगे, हमारा उद्देश्य है चीजें। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चलिए जिनकी पहली क्लास से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जीएस सब्जेक्ट में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी संविधान के अंदर हम लोग कहेंगे बेसिक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और संविधान के अंदर हम लोग जाना संविधान है क्या, राजव्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार, विदेशी स्रोत, अनुसूचियां, भाग, ये सब टॉपिक हम लोग कहेंगे अच्छे से पढ़े थे। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना एक ऐसी टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। हम आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं। आज प्रस्तावना क्लास और जिनकी पहली क्लास पसंद हो, चीजें टॉपिक पढ़ाई जाएगी। हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जो मैं आपको बेसिक चीजें प्रस्तावना में करके अच्छे से तरीके से पढ़ा दिया हूं। इसके बाद मैंने बताया प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, जो मैंने कल इसको कहीं बेहतर तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने बताया प्रस्तावना में आत्मा संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आत्मा संबंधित प्रश्न का मतलब कि प्रस्तावना विद्वानों ने पढ़ा तो विद्वानों ने क्या उपाधि दी, उसके बाद आप जानोगे कि यहाँ से भी कहीं बार चीजें पूछी जाती है, आत्मा संबंधित प्रश्न। इसके बाद 85 वर्ड जो मैंने आपको प्रस्तावना को वर्ड लिखा है, इसको मैं आपको बताऊंगा लॉजिक ट्रिक कैसे आप याद रखना, कैसे जानना है। और इसके बाद केसेस पढ़ेंगे। अगर ये चीज आप पढ़ लेते हैं तो प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और प्रस्तावना दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो प्रस्तावना याद करेंगे, 2 लॉजिक होता है, बेसिक चीज आप तैयार कर लेंगे, एक बार संशोधन, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, तो पूरा प्रस्तावना का सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ाता हूं और ये सब चीजें पढ़ाता हूं, और जो पढ़े अच्छी बात, जो ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी भी समझ आएगा, उसके लिए आप परेशान न होइए। आप समझिए प्रस्तावना में आत्मा संबंधित प्रश्न समझते हैं। आत्मा संबंधित प्रश्न, आत्मा किसे कहते हैं? क्यों? कोई बताएगा आत्मा होता क्या है? कोई बताएगा आत्मा किसे कहते हैं? किसको नहीं पता आत्मा? क्यों? तो शरीर आत्मा के तुमको पता नहीं, तुमको आत्मा क्या होता है? क्यों? आत्मा क्या है? क्यों? क्या चीज आत्मा? क्यों बताओ, आत्मा क्या है? पता नहीं आत्मा? क्यों? हाँ, भूत है आत्मा। अच्छा, क्या है आत्मा बताओ? क्यों कह रहा आत्मा भूत है? क्यों? हाँ, अच्छा, आत्मा परमात्मा है। चलो बताओ, कोई आत्मा बताए आत्मा किसे कहते हैं? आप लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो तो हेडिंग का मतलब जानना चाहिए ना कि आत्मा क्या है। क्यों? हाँ, जो खर्च हो। हाँ, अच्छा, जो देखा हो, छुआ ना, वो आत्मा होता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, आत्मा जो शब्द है बहुवचन है। अगर आत्मा आप देखेंगे बहुवचन है, आत्मा जो शब्द है बहुवचन है। आत्मा का अगर शाब्दिक से देखा जाए तो प्राण होता है। प्राण में होता है आत्मा, और प्राण जो शब्द है बहुवचन है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण में होता है जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। तो प्राण जो आत्मा है, ये एक तरह की उपाधि इन्होंने प्रस्तावना को दिया हमारे अंतर्गत कुछ विद्वानों ने। कहा कि जैसे हमारे शरीर में प्राण होता है,
यानी आत्मा होती है, वैसे हमारे संविधान के अंतर्गत जो चीजें हैं वो देश में कहने की वो आत्मा है। तो हमारे शरीर में से प्राण आत्मा लेगा तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो हर मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए कहने की प्राण का होना मस्ट होता है। तो ऐसे हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को होना मस्ट है। अगर हमारे संविधान में अगर प्रस्तावना को हटा जाए तो हमारा संविधान अधूरा माना जाएगा। तो हर विद्वानों ने उपाधि दिया, उसी उपाधि को आप पढ़ोगे, उसी को एक नाम टाइटल दिया गया आत्मा, है कि नहीं। तो आत्मा अजर अमर है ना, आत्मा को आप खूंटी में बांध सकते हो, रस्सी में बांध सकते हो। आत्मा एक ऐसा है जो आत्मा मनुष्य शरीर में निकल सकती है, तो आदमी की शरीर जीना व्यर्थ माना जाएगा, है कि नहीं। तो आत्मा कोई मतलब भूत बता रहा था, कौन बता रहा था जी, क्यों? अच्छा, भूत बता रहा था। अच्छा, अच्छा आप नहीं बता रहे थे, कौन बता रहा, कोई बता रहा था भूत ना। चलो कोई बात नहीं, अब तो कोई पूछे बता लिया होगा ना, क्यों, चलो कोई बात नहीं। चलो गलतियां सीखने से आती है, कोई भी बताओ। चलो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो आप नाम एक बार नहीं कई बार सुने होंगे, बचपन से लेकर अब तक सुने होंगे आप लोग। और इन्हीं के बारे में आपको कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी आपको एक हफ्ते बाद पढ़ना भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक थे। जनक क्यों थे? क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान बना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देखरेख में बना था, और देखरेख में बना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारतीय संविधान का जनक दिया। और इसलिए इन्हों कहने की भारतीय संविधान के इनको कहने की जनक कहा गया। और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। इनको कहा गया कहने की संविधान के अंदर विधिवत तरीके से अध्ययन किया इन्होंने, अपने प्रारूप समिति का गठन की। और प्रारूप समिति में टोटल इन्होंने 7 सदस्य को गठन किया। और जैसे गठन किया इन्होंने अपने संविधान को कहने की एक राइट्स अधिकार दिया, और लोगों को इतना राइट्स अधिकार दिया कि आज जितना भारत के संविधान के लोगों को राइट्स अधिकार मिला है, पूरे विश्व के नागरिकों को राइट्स अधिकार नहीं मिला है। और हमारे अंदर आप देखेंगे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने 22 भाग पढ़ा, 12 अनुसूचियां पढ़ा, A to Z संविधान को पढ़ डाला, यहां तक कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा। सोचिए, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 भाग पढ़ा, पूरा संविधान का 22वां चैप्टर पढ़ डाला, पूरी अनुसूचियां पढ़ डाला, प्रस्तावना पढ़ डाला। इनको कुछ अच्छे नहीं लगा। जब संविधान का भाग 3 पढ़ते हैं डियर, आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। और हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो उल्लेख किया गया वो मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। मौलिक का मतलब बेसिक, एसेंशियल, फंडामेंटल। अधिकार का मतलब राइट्स होता है। और मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। कुल संविधान बना तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। प्रेजेंट टाइम कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार। 6 अधिकार में पढ़ेंगे यार तो आर्टिकल 32 से 35 तक, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 से 35 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें संविधान का आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 जो आर्टिकल है ये भारतीय संविधान की आत्मा के समान है, यानी इसके जैसा कोई संविधान में दिया नहीं है। सोचिए, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आर्टिकल 32 राइट देता है कि आर्टिकल 32 से कहता है कि आपके किसी भी आर्टिकल को उल्लंघन हो, चाहे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो, चाहे 15 का, चाहे 16 का, चाहे 17 का, चाहे 18 का, चाहे 19 का, चाहे किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है वो भारतीय संविधान के वो आत्मा के समान है। अब पूछा जाता है यार कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का, क्या बताओगे? आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर हुआ? बाकी हम आपको आगे डीपली पढ़ाएंगे, बस आप इतना जानते रहिएगा कि संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद आप देखेंगे यार पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 भाग पढ़ा, 12 अनुसूचियां पढ़ा, A to Z इस संविधान को पढ़ डाला। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा 22 भाग पढ़ा, 12 अनुसूचियां पढ़ा, A to Z संविधान को पढ़ डाला। इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। वही संविधान का जब भाग 3 पढ़ते हैं, यानी संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का कंसेप्ट मैंने बताया था कि अमेरिका से लिया गया है। और जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो कहने का सेंस है कि जब आर्टिकल 12 से 35 तक में आर्टिकल 19 पढ़ते हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कहते हैं आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान के आत्मा के समान है। यानी आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के आत्मा के समान है, यानी इसके जैसा कुछ संविधान में नहीं है। कहते हैं जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर संविधान की अगर रीढ़ की हड्डी देखा जाए तो संविधान के आर्टिकल 19 है। अगर हमारे मनुष्य की अगर रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे, डैमेज हो जाए, तो हमारा वैसे ही शरीर काम करना बंद कर देगा। इसलिए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के आत्मा के समान है, यानी इसके जैसा कुछ संविधान में नहीं है। और बार बार पूछा भी जाता है कि किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल नेहरू आत्मा का, आप क्या बताओगे? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ऐसा क्या खास दिया है, आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आर्टिकल 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, प्रेजेंट टाइम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ोगे, आर्टिकल 19(1)(b) पढ़ोगे, आर्टिकल 19(1)(c) पढ़ोगे, 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f), 19(1)(g), आगे आपको पढ़ना है। आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। आर्टिकल 19(1)(b) में सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात की गई। 19(1)(c) में संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19(d) में घूमने की स्वतंत्रता, 19(1)(e) में बसने की स्वतंत्रता, 19(c) आपको समाप्त करें, 19(g) में बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता। जब आर्टिकल 19 पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो कहते हैं आर्टिकल 19 से भारतीय संविधान के आत्मा के समान है, इसके जैसा कुछ संविधान में नहीं दिया गया। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा का, क्या बताओगे? आर्टिकल 19 को। तो प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को आत्मा का? 32। किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल आत्मा का? 19 को। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। यानी ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। यानी कहने का सेंस है कि ठाकुरदास भार्गव जब 22 भाग पढ़ते हैं, 12 सूचियां पढ़ते हैं, इनको कुछ अच्छे नहीं लगता है, नथिंग के बराबर लगता है। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, यानी अगर प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग से होती है। जैसे प्रस्तावना ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग 16/6 विक्रमी एता द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत नाम करते हैं। ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जब ठाकुरदास भार्गव पढ़ते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत हर वर्डों को पढ़ते हैं, तो कहते हैं प्रस्तावना पढ़ने से पता चलता है कि भारत का कैसा दिशा होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा ढांचा होना चाहिए, आने वाला भारत कैसे विश्व का अंतरराष्ट्रीय देश बनेगा। तो ठाकुरदास भार्गव जब पढ़ते हैं प्रस्तावना को, तो कहते हैं प्रस्तावना ये भारतीय संविधान की आत्मा के समान है। इन्होंने तो आत्मा कहा कि जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण होता है, वैसे हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो हमारा संविधान अधूरा माना जाएगा। साथ में इन्होंने आत्मा तो कहा और साथ में इन्होंने कुंजी भी कहा। अगर कुंजी का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो इसको के कहते हैं। के मतलब कुंजी, इन्होंने कहने की कुंजी को उपाधि इसलिए दी कि अगर मान लीजिए दरवाजा में अगर ताला लगा दिया जाए, जबकि उसकी चाबी नहीं आप उसे ओपन करेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुल सकता। वैसे प्रस्तावना का हर वर्ड यूनिक अपने आप में। अगर हर वर्डों को अगर आप प्रस्तावना का पढ़ोगे तो आप कहने की पूरे भारत के संपूर्ण देश को अध्ययन कर डालोगे। इसलिए ठाकुरदास भार्गव कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान क्या है? आत्मा और कुंजी है। तो प्रश्न बनेगा कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी है? क्या बताओगे? ठाकुरदास भार्गव। देखो कैसे याद करोगे, देखो ठाकुरदास भार्गव में कु आ रहा है और कुंजी में कु आ रहा है। तो इन्होंने आत्मा तो कहा, साथ में क्या कहा था? कुंजी कहा। तो प्रश्न बनेगा कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी है? क्या बताओगे? ठाकुरदास भार्गव। इसके बाद आप देखेंगे यार, दो ऐसे विद्वान हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री, दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा तो प्रस्तावना को इन्होंने आत्मा कहा। गलत लिख दे रहे क्या पतंजलि? पतंजलि में क्या रहेगा जी? क्यों? कल भी गलत लिख देते तुम लोग, टिप्पणी कर रहे थे, क्यों? पतंजलि ऐसे ही रहेगा ना? क्यों? हाँ, ल रहेगा क्या? गलत लिखे क्या? हाँ, चलो कोई बात, पतंजलि है, बाबा रामदेव वाले पतंजलि है, ठीक। चलो कल भी मैं लिख रहा था, टिप्पणी कर रहे थे तुम लोग, क्यों? चलो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। देखो सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी दो लोगों ने उपाधि आत्मा का था। कैसे दिया इस चीज को आप समझो। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और यहां तक कि पतंजलि शास्त्री भी कहता है कि प्रस्तावना ये भारतीय संविधान की आत्मा है। दोनों वर्ड को आप साथ याद कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना भी ये भारतीय संविधान क्या डियर? आत्मा के समान। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है।
अगर कोई भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज आ जाए, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध हो जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो डिसीजन नहीं दे पाए, बस एक ही सहारा रहता है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के अपने डिसीजन को इजी बना लेता है। तो हमारे अंदर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका कहता है कि जब मुझे कोई डिसीजन देना रहता है जो मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के चैप्टर को उठाता हूं और इस चैप्टर से हम अच्छे अच्छे वर्डों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है न्यायपालिका कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के कैसा डियर आत्मक समान है। और साथ में पतंजलि शास्त्री भी कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान क्या डियर आत्मक समान है। तो प्रश्न पूछा जाएगा डियर कि सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना क्या है, क्या बताओगे? आत्मक समान। तो प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को आत्मा कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आत्मा को कहा, ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना क्या है? आत्मा। इसके बाद आप देखेंगे ऑस्टिन ने संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसका नाम है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया। यानी हमारे संविधान के भाग 4 में चौथे चैप्टर में आर्टिकल 36 से 51 तक जो उल्लेख किया गया वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि राज्यों के विधानमंडल राज्य सरकार क्या नियम कानून बनाएंगे, सारी बातें 36 से 51 तक लिखी गई है, जो आपको चैप्टर आगे करने के बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि राज्यों के विधानमंडल राज्य सरकार क्या नियम कानून बनाएंगे, सारी बातें 36 से 51 तक लिखी गई है। आज पढ़ते हैं 22 भाग 12 अनुसूचियां, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। जब संविधान का भाग 4 पढ़ते हैं तो कहते हैं बड़ा यूनिक भाग है और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होना चाहिए उसको कहने के अच्छे से पढ़ते हैं। और संविधान का जब भाग 4 पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, तो कहते हैं कि संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के कहने के आप देखेंगे आत्मक समान है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को ऑस्टिन ने आत्मा कहा, क्या बताओगे? 4। और भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। तो प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को आत्मा कहा? 32। किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल आत्मा कहा? 19। ठाकुर दास भार्गव के प्रस्तावना क्या है? आत्मा कुंजी। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि शास्त्री ने प्रस्तावना क्या कहा? आत्मा। ऑस्टिन ने किस भाग को आत्मा कहा? 4। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। इसके बाद के मुंशी, जिनका नाम था कन्हैया लाल मणि, के मुंशी, सॉरी के मुंशी का नाम पूरा नाम था कन्हैया लाल मणि। के मुंशी कहते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान के राजनीतिक जन्म कुंडली के समान है। यानी के मुंशी कहते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान के राजनीतिक जन्म कुंडली के समान है। जब के मुंशी भी 22 भाग पढ़ते हैं, 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, A to Z संविधान को पढ़ डालते हैं। इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने वाली तथा उन समय व्यक्तिगत राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग 16/6 विक्रमी एता द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत माफ करते हैं। जब के मुंशी पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो इन्होंने 2 शब्द यूज किया। पहला शब्द यूज किया राजनीतिक पॉलिटिकल और दूसरा जन कुंडली। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को पढ़ने से राजनीति के बारे में पता चलता है कि भारत का दिशा कैसा होना चाहिए, भारत का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, भारत के लोग कैसे होना चाहिए, भारत कैसे अन्य देशों से अपना संबंध रखेगा। इन्होंने राजनीतिक बताया, पॉलिटिकल के बारे में बताया, भारत का पूरा नक्शा बता देगा प्रस्तावना पढ़ने से। तो के मुंशी कहते हैं कि भारत एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रस्तावना पढ़ने से राजनीति के बारे में पता चलता है कि भारत का राजनीति कैसा होना चाहिए। और साथ में के मुंशी कहते हैं प्रस्तावना को पढ़ने से राजनीतिक तो पता चलता है, साथ में क्या पता चलता है? जन कुंडली पता चलती है। भाई जन कुंडली का आज के डेट में बहुत बड़ा महत्व है। महत्व है कि नहीं? क्यों? जन कुंडली का भाई बहुत बड़ा महत्व है। महत्व आप देख लीजिए, आज के जो रिश्ते देखे जाते हैं सबसे पहले जन कुंडली में मैच कराई जाती है। आप बड़े हो जाएंगे, शादी के लिए सबसे पहले जन कुंडली मैच कराई जाएगी। अगर जन कुंडली मैच नहीं करती है तो तुरंत रिश्ते कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कभी आप नोटिस करिएगा, कहीं किसी भी शादी होती है तो पंडित जी गांव के जो होते हैं पहले पता नहीं क्या वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कागज पत्रा बोलते हैं ना, क्यों? हाँ, तो उसको लेकर आते हैं, जन कुंडली मैच करते हैं, पूरा डाटा लड़की का देखते लड़के का। अगर जन कुंडली मैच नहीं करते तुरंत स्पष्ट मना कर देते हैं कि शादी जो व्यवहारिक है ये संपन्न होना उचित नहीं है। और जैसे जन कुंडली मैच कर लेती है तो सोचिए पंडित जी कहते हैं कि जितना आप शादी कर लेंगे उतना ही लड़का लड़की आपस में खुश रहेंगे। सोचिए अगर जन कुंडली मैच नहीं करेंगे, शादी को अगर करा दे तो बहुत से खतरे हो सकते हैं आने वाले समय में। पहला खतरा लड़की की डेथ हो जाएगी या लड़के की डेथ हो जाएगी। अगर लड़का लड़की नहीं मरेगा तो लड़का जो होगा आने वाले भारत का आतंकवादी हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए के मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना कहीं की भारतीय संविधान की राजनीतिक के साथ क्या है? जन कुंडली के समान है। तो पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के राजनीतिक जन कुंडली के समान, क्या बताओगे?
के मुंशी। देखो कुएं मुंशी में के आ रहा है और कुंडली में कु आ रहा है, और के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली के समान है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल ने आत्मा कहा, 19। किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा, 32। ठाकुरदास भारती की प्रस्तावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री के अनुसार क्या है, ऑस्टिन ने किस भाग को आत्मा कहा, भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया, और कहां कहां से आर्टिकल है, और किस देश से लिया गया है, के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या डियर, राजनीतिक और जन्म कुंडली के समान है। समझेगा? नेक्स्ट अर्नेस्ट वारकर। अर्नेस्ट वारकर के अनुसार आप देखेंगे प्रस्तावना अर्नेस्ट वारकर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के वृद्धावस्था का उल्लेख है। यानी अर्नेस्ट वारकर के अनुसार जो प्रस्तावना है डियर वो वृद्धावस्था का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अर्नेस्ट वारकर कहते हैं प्रस्तावना जो है वो वृद्धावस्था का प्रलेख है। इसका शाब्दिक सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को आप समझेगा। अर्नेस्ट वारकर जब 22 भाग पढ़ते हैं, 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, ए टू जेड संविधान को पढ़ डालते हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो कहते हैं, कहने की आप देखेंगे अर्नेस्ट वारकर की प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान के वृद्धावस्था का प्रलेख है। वृद्धावस्था का प्रलेख का मतलब आप देखेंगे डियर, इन्होंने बुजुर्ग लोगों से कंपेयर किया। यानी वृद्धावस्था का मतलब बुजुर्ग लोगों से कंपेयर किया प्रस्तावना को। आप सोचो, वृद्धावस्था ने बुजुर्ग लोगों से ही कंपेयर कर दिया। कहा वृद्धावस्था, अर्नेस्ट वारकर कहते हैं कि प्रस्तावना का पढ़ते हैं तो कहने की प्रस्तावना को पढ़ने से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास अनुभवी की कमी नहीं होती है। वैसे हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो अनुभवी की कमी नहीं होती है। अपने अपने बड़े बड़े सॉल्यूशन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कहने की जो एक अनुभवी होता है, जो अनुभवी नहीं होता, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। भाई जैसे हम संविधान पढ़ा रहे हैं तो संविधान में आप कोई भी 1 से लेकर 395 आर्टिकल पूछ जाइए, चाहे वो 22 भाग पूछ जाइए, चाहे प्रस्तावना पूछ डालिए, चाहे कहने की 22 भाग के साथ 12 अनुसूचियां पूछ डालिए, ए टू जेड बता लेंगे। लेकिन आप अभी प्रस्तावना, आप कहने की संविधान नहीं पढ़े तो आप में अनुभवी की कमी है। तो ऐसा अर्नेस्ट वारकर भी कहता है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की वृद्धावस्था का प्रलेख है। यानी प्रस्तावना के हर वर्डों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रस्तावना के अंतर्गत जो वर्ड दिए गए बहुत ऑथेंटिक वर्ड दिए गए, और इसलिए प्रस्तावना के उन्होंने बुजुर्ग से कंपेयर किया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप समझिएगा, जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं उन पे अनुभव की कमी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि क्योंकि जिस दौर से हम और आप गुजरे रहते हैं उस दौर से वो लोग गुजर चुके होते हैं। भाई अगर हमारे पे अगर संकट आती है, अगर आप पे संकट आती है तो संकट को हम लोग घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व करें, लेकिन वही बुजुर्ग होते हैं उस संकट को चुटकियों सॉल्व कर लेते हैं कि क्योंकि जिस दौर से हम गुजरे रहते हैं उस लाइफ को जी चुके होते हैं। उनको पता चल जाता है क्या सही है लाइफ, क्या गलत है। जैसे आप देखेंगे शादी वादी जब पढ़ते हैं कहने की उस समय, तो कहने की पहले सबसे पहले सहमति ली जाती है बुजुर्ग लोग से किनको किनको निमंत्रण दिया जाए। तो बुजुर्ग लोग स्पष्ट मना करते हैं जो उदंड बालक है उनको निमंत्रण ना दिया जाए, है कि नहीं। क्योंकि इसलिए मना करते हैं कि पता चले एक लड़की लाने जा रहे, पता चले 10 लड़की उठा लाए, है कि नहीं। इसलिए अर्नेस्ट वारकर कहते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान की वृद्धावस्था क्या है, प्रलेख है। तो प्रश्न बनेगा किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के वृद्धावस्था का प्रलेख है, क्या बताओगे? अर्नेस्ट वारकर। देखो अर्नेस्ट वारकर में वो आ रहा है और वृद्धावस्था में वो आ रहा है, और अर्नेस्ट वारकर के अनुसार प्रस्तावना क्या है, वृद्धावस्था का प्रलेख है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल नेहरू आत्मा कहा, 19। किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा, 32। ठाकुरदास भारती की प्रस्तावना क्या है, आत्मा को। सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि शास्त्री की प्रस्तावना क्या है, आत्मा। ऑस्टिन ने किस भाग को आत्मा कहा, 4। भाग 4 में क्या उल्लेख किया गया है, राजनीति। और कहां कहां से आर्टिकल है, 36 से 51। किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। और किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जन कुंडली के समान है, क्या उनसे। अर्नेस्ट वारकर की प्रस्तावना क्या है, वृद्धावस्था को लेकर। नेक्स्ट समझिएगा डियर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये केवल हमारे क्लास में भोगता रहता है कि सब में क्लास में भोगता है जी? क्यों बस मेरी क्लास में भोगता है? क्यों जान जाता है कि संविधान हमको भी, उसको भी लग रहा है संविधान समझ में आ रहा है? क्यों? अल्लादी कृष्णा। चलो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने जब भारतीय संविधान को प्रस्तावना को पढ़ा, ए टू जेड संविधान को पढ़ डाला, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो कहने का सेंस डियर कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं जो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, जब भारतीय संविधान के अंदर जब 22 भाग पढ़ते हैं, 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, ए टू जेड संविधान को पढ़ जाते हैं, तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। दीर्घकालीन सपनों का वर्णन का मतलब है कि जो हमारे प्रस्तावना में वर्ड दिए गए हैं, आने वाले समय में भारत एक सुंदर बनेगा,
एक लंबे समय तक हमारा कहने की देश कहने की अन्य देशों से विकासशील बनेगा और हमारा आने वाला देश जो होगा विश्व स्तरीय नाम होगा। तो दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक हमारा जो देश है वो संघर्ष करते करते विश्व का एक नंबर 1 देश बनेगा। तो प्रस्तावना को पढ़ने से कहने की बहुत सी चीजें पता चलती है। इसलिए अल्लादी कृष्णा स्वामी यह कहते हैं जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का वर्णन है। तो पूछा जाता है यार कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का वर्णन, क्या बताओगे? अल्लादी कृष्णा स्वामी है। चलो बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को आत्मा कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आत्मा कहा? ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट पतंजलि शास्त्री के अनुसार आष्टी ने किस भाग को आत्मा कहा? भाग 4 का आर्टिकल कहां से है और किस देश से लिया गया है? के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या है? अर्नेस्ट वारकर के अनुसार क्या प्रस्तावना? अल्लादी कृष्णा स्वामी के अनुसार। इसके बाद डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान के यो समझेगा, यानी डी सुब्बाराव के अनुसार जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। यानी डी सुब्बाराव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के बताया कि लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। यानी डी सुब्बाराव जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के हर वर्डों को समझते हैं, कहते हैं प्रस्तावना को पढ़ने से लक्ष्य के बारे में और उद्देश्य के बारे में पता चलता है। भाई हर आदमी को कहने की किसी भी चीज के लिए अगर टारगेट नहीं बनाता है, अगर उसका उद्देश्य नहीं रहेगा तो चीज को कहने की बहुत चीजें कम समय में पाने के लिए उसको काफी हार्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ऐसा घर वाले थोड़े कि आपको 14 वर्ष के लिए भेजे प्रयागराज, ऐसा थोड़े भाई आप सिलेबस का है चीजें कि आपको 14 साल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपका ये उद्देश्य है कि सिलेबस जब तक स्टार्ट हुआ है यानी कि वेल मेंटेन कंटीन्यूअस तरीके से ईडी टीम के द्वारा आपको सिलेबस वेल मेंटेन तरीके से एक टारगेट रेशियो को देते हुए यानी मार्च तक आपको कंप्लीट करा लिएगा। एक उद्देश्य है कि आपको कहने की टीजीटी यूपी पीसीएल हुआ चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत आपको जॉब लेना है। तो ऐसे डी सुब्बाराव भी कहते हैं कि प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। तो पूछा जाता है यार कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्यों या उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन, क्या बताओगे डी सुब्बाराव के अंतर्गत? लास्ट एडियर एन पालकीवाला, एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है। यानी एन पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है, इंट्रोडक्शन लेटर के समान है। यानी परिचय पत्र के समान का मतलब क्या है समझिएगा। इन पालकीवाला ने जब 22 भाग पढ़ा, 12 अनुसूचियां पढ़ा, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र एकता क्षमता करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को नीति मार्ग 16 विक्रमी एता द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत नाम करते हैं। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं पालकीवाला तो प्रस्तावना कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है, इंट्रोडक्शन लेटर के समान है। इन्होंने परिचय पत्र के समान की उपाधि क्यों दिया? क्योंकि प्रस्तावना को पढ़ने से भारत के बारे में तुरंत पता चल जाता है कि भारत कैसा है। भाई किसी से आप मिलिए तो सबसे पहले आप उसका परिचय पता करते हैं कि आपका नाम है क्या, सामने वाला बताता है वो आपका नाम और बैकग्राउंड बताता है, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, तब आप उसको जजमेंट करते हैं कि उसके बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है। तो वैसे इन पालकीवाला कहता है कि प्रस्तावना को पढ़ने से प्रस्तावना के परिचय के बारे में पता चलता है, यानी कि हमारे देश के बारे में पता चलता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, भारत का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आने वाला भारत कैसे विश्व स्तरीय राज करेगा। इसलिए इन पालकीवाला कहता है प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय पत्र के समान है। तो प्रश्न बनेगा यार कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा का, क्या बताओगे? किस आर्टिकल पंडित जवाहरलाल आत्मा का? 19। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? पतंजलि शास्त्री सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राष्ट्र ने किस भाग को आत्मा कहा? भाग 4 का आर्टिकल कहां से है और किस देश से लिया गया है? के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा? राजनीतिक। और अर्नेस्ट वारकर ने क्या कहा प्रस्तावना को? अल्लादी कृष्णा स्वामी के अनुसार, डी सुब्बाराव के अनुसार, एन पालकीवाला के अनुसार क्या कहा? परिचय पत्र। इतनी बात समझ में आई? तो आत्मा संबंधी प्रश्न एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने कंटेंट दिया कोई भी एग्जाम के लिए एनफ रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम प्रस्तावना के वर्डों को एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ड क्या है। हम आपको आज लास्ट ट्रिक बता देंगे कि प्रस्तावना कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। चलो बताओ सब लोग, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कौन आयरलैंड बता रहा है जी? क्यों? मतलब अमेरिका को आयरलैंड कर रहा है क्यों? प्रस्तावना कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? प्रस्तावना के मूल संविधान में कितने शब्द थे? 81। वर्तमान में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना कितने वाक्य में लिखा गया है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कुल कितने शब्द जोड़े गए? सार्थक शब्द कितने हैं? निरर्थक शब्द कितने हैं? अच्छा कोई पूछे प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? कितने प्रकार की समता की बात की गई है? अच्छा कोई पूछे कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब अंगीकृत और कब स्वीकार किया गया था? किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा? किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल ने आत्मा कहा?
ऑस्टिन ने किस भाग को आत्मा कहा? भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? कहां कहां से आर्टिकल है? 36 से 51। और किस देश से लिया गया है? अच्छा, ठाकुरदास भारती के अनुसार प्रस्तावना क्या यार? आत्मा कौन सी? पतंजलि शास्त्री और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना क्या है? कोई पूछे के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या है? अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी के अनुसार, डी सुब्बाराव के अनुसार, एन पालकीवाला के अनुसार, परिचय पत्र के समान। इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम लोग प्रस्तावना के वर्डों को पढ़ेंगे, बाकी जिनका छोटा टॉपिक परेशान न हो। ठीक, पहला दिन है क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के, बैठ जाइए। ठीक, चलिए। तो हम लोग टॉपिक जीएस संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बात समझिएगा, 2 मिनट समझा दें आपको टॉपिक, ऐसा ना समझ में आए बैठे रहे 1 घंटा भी बैठना आपको, समझिएगा। संविधान के बारे में आपकी क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, संविधान की क्लास चल रही है कि नहीं? तो संविधान में हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और बाकी जो टॉपिक छुट्टी वो टॉपिक कंप्लीट कराई जाएगी, कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है कि नहीं? तो प्रस्तावना में बेसिक चीजें बता दी है, प्रस्तावना के वर्डों के बारे में बताना है। ठीक, तो यहाँ से भी आप समझ में कोई इशू नहीं है। ठीक, बाकी जो टॉपिक छुट्टी हो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक, चलिए। जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग से होती है, यानी जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से होती है। यानी कहने का सेंस क्लियर है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है। इसे इंग्लिश में बी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी हम भारत के लोग। यानी ये शब्द जो है बड़ा यूनिक शब्द है। हमारा संविधान सभा बन रहा था, यानी संविधान की पहली बैठक आप पढ़ेंगे, संविधान सभा हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सबसे पहले बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की शुरुआत हो रही थी हम भारत के लोग से, तो बड़ी चर्चा का विषय बना था कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे की जाए। हमारे संविधान में विद्वानों की कमी नहीं थी। अगर विद्वानों की कमी होती तो आज हमारा संविधान पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान नहीं होता, हमारा संविधान इतना यूनिक संविधान नहीं होता। आज देखिए हमारा संविधान इतना यूनिक संविधान हो गया, यहां तक हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 हासिल कर लिए, और यहां तक कि हमारे अंतर्गत तो उसमें बड़ी चर्चाएं विषय बना था कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रस्तावना की शुरुआत भगवान के नाम पे की जाए, कुछ विद्वानों ने कहा प्रस्तावना की शुरुआत गौतम बुद्ध के नाम पे की जाए, कुछ विद्वानों ने कहा प्रस्तावना की शुरुआत ईसा मसीह के नाम पे की जाए। हर विद्वानों ने अपनी राह बात समझी थी कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे की जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे की जाए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना की शुरुआत की जाए तो हम भारत के लोग से की जाए, यानी भारत की जनता से की जाए। और हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है डियर तो हम भारत के लोग से होती है, यानी हम भारत के लोग का मतलब है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग, यानी हम भारत की जनता के नाम से होती है। यानी हम भारत के लोग मतलब भारत सर्वोच्च है, भारत संप्रभु है, यानी भारत की जनता सर्वोच्च एक संप्रभु है। और हमारी प्रस्तावना की शुरुआत भी होती है ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। यानी कहने का सेंस डियर कि प्रस्तावना के अंदर सर्वोच्च अगर कोई है अगर हमारे देश में तो भारत की जनता डियर। भारत की जनता सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि हमारे इसके पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए बने रहे क्योंकि भारत की जनता ने सपोर्ट किया, तभी 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे। और जनता ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री के चेयर पर गिर गए, नए प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने 14 का चुनाव जीता, 19 को चुनाव जीता, इन्होंने 24 का चुनाव जीता, क्योंकि जनता ने सपोर्ट किया तभी प्रधानमंत्री बने। इस बार जनता ने इतना कम सपोर्ट किया कि आप देखेंगे कहने की चेयर ही डिसबैलेंस हो गई थी, यहां तक कि गठबंधन की सरकार बनने पड़ी। अब ये भी क्लियर नहीं कि कब तक जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि भारत की जनता सर्वोच्च संप्रभु है। और हमारी प्रस्तावना की शुरुआत भी होती है तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। और हम भारत के लोग का मतलब होता है कहने की भारत की जनता सर्वोच्च है, संप्रभु है। इसके बाद कहा हम भारत के लोग, इसके बाद कहा भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसके बाद कहा गया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कहा गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, यानी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से तो होती है, लेकिन कहा गया डियर कि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न कंट्री रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, यानी भारत एक संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूर्णतः कंप्लीट रूप से, प्रभुत्व मतलब आजाद, यानी संपन्न मतलब पूर्णतः आजाद कंट्री रहेगा, भारत किसी से गुलाम नहीं रहेगा। यानी कहने का सेंस डियर कि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि संपूर्ण मतलब पूर्णतः कंप्लीट रूप से, प्रभुत्व संपन्न मतलब आजाद रहेगा, यानी किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी को गुलाम नहीं रहेगा। अगर इसका शाब्दिक सेंस अगर हम देखना चाहें, अगर पूर्णतः संपूर्ण प्रभु संपन्न का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो कहने की संप्रभुता होता है। अगर संप्रभुता का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो डिसीजन होता है, डिसीजन, और डिसीजन का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो निर्णय होता है। तो कहने का सेंस है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है। इसके बाद कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब संप्रभुता से, संप्रभुता का मतलब डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम संप्रभुता कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि हमारे अंतर आप देखेंगे 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। भारत और पाकिस्तान का क्यों बंटवारा हुआ इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, और भारत और पाकिस्तान क्यों बंटवारा हुआ आपको इसकी चीजें अवगत कराएंगे हम आपको।
यानी 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी कुछ महीने बाद आप देखेंगे डियर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में आप देखेंगे कहा गया भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे। इसके बाद कहा गया डियर कि देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। समझिएगा, बड़ा यूनिक सेंटेंस है। यानी कहने का सेंस डियर कि 18 जुलाई 1947 के अंतर्गत ब्रिटेन के संसद में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देश रहेंगे और देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी। आप देशी रियासत के बारे में आप पढ़ना डियर, यानी आप समझिए डियर, हम 18 जुलाई 1947 के पहले हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ना हमारे पास जनसंख्या था, ना सरकार था, भौगोलिक था, हमारे पास कोई राइट से अधिकारी नहीं था। यानी हम ब्रिटेन के अधीन थे और ब्रिटेन का वर्चस्व बहुत जबरदस्त था। हमें आजादी तब मिली जब 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ। उसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे, देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगी और राज्य रजवाड़े भी स्वतंत्र रहेंगे। और हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, भारत एक आजाद कंट्री रहेगा, भारत किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी के गुलाम नहीं रहेगा। जो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि संपूर्णता यानी डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम संपूर्णता कहते हैं। अब जैसे समझिएगा एग्जांपल तब और समझ में आएगा। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे डियर तो बताएंगे कि दो इंटरनेशनल रिलेशन के बीच को आप देश बोल सकते हो, राज बोल सकते हो डियर। अगर हम बोलना चाहें तो अमेरिका को देश बोल सकते हो, अमेरिका को राज बोल सकते हो डियर। और किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए चार तत्व होना आवश्यक है। अगर देखेंगे तो पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा संप्रभुता। तो कहने का सेंस है कि दो इंटरनेशनल रिलेशन के बीच को आप राज बोल सकते हो और देश बोल सकते हो। और किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए चार तत्व होना आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा संप्रभुता। हम जब ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास जनसंख्या थी, उस समय सरकार भी था और उसमें भौगोलिक क्षेत्र भी था, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। ये संप्रभुता हमारे अंतर्गत रानी विक्टोरिया के अंदर निवास करती थी। आप देखेंगे संप्रभुता कब मिली? जब 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश रहेंगे और देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। और जाके हमें संप्रभुता मिली तो 18 जुलाई 1947 के अधिनियम के बाद मिली। एक भारत एक रजिस्टर्ड कंट्री बना, एक भारत आजाद कंट्री बना। तो हमारे प्रस्तावना में कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, भारत आजाद रहेगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी को गुलाम नहीं रहेगा। और हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया संपूर्ण प्रभु संपन्न। और संप्रभुता का मतलब होता है यार, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब होता है डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। यानी डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। और संप्रभुता के दो प्रकार हैं डियर, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। यानी संप्रभुता के दो प्रकार हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री के अंदर का डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी के अधीन है, किसी गुलाम नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी को कहीं आप देखेंगे डियर, कहीं अपने देश में 500,000 का नोट करना बंद करना था, किसी देश से पूछने गए थे, ना अमेरिका से गए थे, ना ब्रिटेन से पूछने गए थे, क्योंकि भारत आंतरिक संप्रभु है। हम अपने डिसीजन, कोई भी डिसीजन अपने कंट्री में ले सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं, किसी गुलाम नहीं है। आप देखेंगे जब कहीं नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन करना था वैश्विक महामारी को देखते हुए, तो किसी देश से पूछने गए थे, क्योंकि भारत आंतरिक संप्रभु है। आंतरिक के साथ साथ आप देखेंगे हम बाह्य रूप संप्रभु है, हम अंतरराष्ट्रीय संबंध तक डिसीजन ले सकते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं, किसी गुलाम नहीं है। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हमारे वीर जवानों को बदला लेना था, उसमें ना कहीं हमारे मोदी जी, हमारे वीर जवान कैसे, अमेरिका ना रूस ना फ्रांस, किसी देश ने पूछने गए थे, क्योंकि भारत आंतरिक के साथ साथ आप देखेंगे बाह्य रूप संप्रभु है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। तो कोई पूछे यार कि किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए चार तत्व कौन कौन से, क्या बताओगे? जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संप्रभुता। तो कहने का सेंस है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग से होती है। कहा गया हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो हम भारत के लोग का मतलब होता है कि पूरी शक्ति भारत को जनता को देगी, जनता सर्वोच्च है और जनता संप्रभु है। इसके बाद कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा। संपूर्ण मतलब पूर्णतः आजाद कंट्री रहेगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपूर्णता का मतलब है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संपूर्णता कहते हैं। इसके बाद कहा गया संपूर्ण प्रभु संपन्न। इसके बाद कहा गया समाजवादी। इसके बाद कहा गया समाजवादी। इसके बाद कहा गया पंथ निरपेक्ष। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
आप याद करो डियर, मैंने आपको कल बताया था कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार संशोधन किया गया। मैंने बताया जो शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कब किया? 1976 में। मैंने बताया था किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। कुल कितने शब्द जोड़े गए? 4। पहला बताया था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा और चौथा अखंडता। मैंने बताया था सार्थक शब्द कितने हैं? 3। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। निरर्थक शब्द कौन है? और है, जो मीनिंगलेस सेंटेंस कंप्लीट करने को जोड़ा गया। तो कहने का सेंस है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया 1976 में, 42वां संविधान 1976 के तहत, कहने की समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। मैंने आपको समाजवादी का मतलब बताया था, आप याद करो। समाजवादी का मतलब यही बताया था कि उत्पादन और वितरण पे किसी भी देश का नियंत्रण होता है, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। यानी समाजवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन कितना होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका रेट निर्धारण उस राज की सरकार तय करती है, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। हमने बताया कि पूंजीवादी होता है, और पूंजीवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन और वितरण पे पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, तो ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। तो प्रस्तावना में आप देखेंगे ये समाजवादी की अवधारणा को अपनाया गया, और समाजवादी की अवधारणा कहती है कि उत्पादन और वितरण पे राज का नियंत्रण होता है, किसी भी देश का नियंत्रण होता है, ऐसे वादी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। इसके बाद बताया था कल पंथ निरपेक्ष का मतलब बताया था। पंथ में तो होता है शाखा, ब्रांच, निरपेक्ष में धारण करना। तो कहने का सेंस है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष कंट्री है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सारा धर्म एक समान है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सार्वजनिक धर्म को बढ़ावा देगा, वही क्या डियर? पंथ निरपेक्ष है। तो कहा गया समाजवादी, समाजवादी का उत्पादन और वितरण पे राज का नियंत्रण होता है, तो ऐसे वादी को हम समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सारा एक धर्म एक समान है, उसी को हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इसके बाद कहा गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। गण शब्द, गणराज्य जो शब्द केवल राष्ट्रीय के लिए हो जाता है, आगे आप राष्ट्रीय पढ़ाएंगे उसमें गणराज्य शब्द राष्ट्रीय के लिए हो जाता है। गण में सोता आप देखेंगे जनता, राज में सोता राज, जिसे हम जनता का राज कहते हैं। गणराज्य शब्द जो होता है वो राष्ट्रीय के लिए हो जाता है। गणराज्य की इंग्लिश होती है गण में जनता, राज में राज। अगर गणराज्य की डिफिनेशन देखा जाए तो गणराज्य की डिफिनेशन यही कहती है कि जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशागुणित नहीं होगा, और भारत के पहले निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस दिन गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को उस दिन रिपब्लिक सेंटेंस का यूज किया गया। तो गण में होता है जनता, राज में राज, और गणराज्य केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। और गणराज्य की डिफिनेशन कहती है कि जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। इसके बाद कहा गया लोकतंत्रात्मक। लोक में होता है जनता, तंत्र में होता है लोग, जिसे हम जनता के लोग कहते हैं। यानी भारत एक लोकतंत्र कंट्री है, यहां जनता की आवाज सुनी जाती है। भारत एक लोकतंत्र, अगर जनता डिसाइड कर दे वही सरकार बनती है। और लोकतंत्र की डिफिनेशन कहती है, लोकतंत्र की डिफिनेशन देने वाले थे जो अब्राहम लिंकन थे। और लोकतंत्र की डिफिनेशन कहती है कि जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए, जनता द्वारा निर्वाचित ही लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे, हमने आपको बताया इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे, क्योंकि भारत की जनता ने सपोर्ट किया और भारत लोकतंत्र है, और जैसे सपोर्ट करना बंद कर दिया और नए प्रधानमंत्री बने। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए, जनता द्वारा निर्वाचित ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है यार, हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग का मतलब होता है पूरी शक्ति भारत की जनता को दी गई है। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, यानी भारत पूर्णतः एक आजाद कंट्री होगा। यानी संप्रभुता का मतलब होता है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुता कहते हैं। समाजवादी होगा, समाजवादी मतलब उत्पादन और वेतन राज का नियंत्रण होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब बताया गया कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सारा एक धर्म समान है, उसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। लोकतंत्रात्मक राज बनाने के लिए, लोक मतलब होता है जनता, तंत्र लोक। भारत एक लोकतंत्र कंट्री, गणराज्य एक राष्ट्र के लिए होता है। गण में जनता, राज में राज, जिस देश का मुखिया, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो पहले हम लोग ने पढ़ा भारत के नेचर के बारे में कि भारत का नेचर कैसा होना चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टार्टिंग का 2 लाइन याद कर ले जाओगे, है कि नहीं? याद कर ले जाओगे कि नहीं? बोलो, नहीं याद कर पाओगे? स्टार्टिंग का 2 लाइन, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज बनाने के लिए। नहीं याद कर पाओगे? याद ही नहीं कर पाओगे तुम लोग? तो पढ़ना बेकार है जी। क्यों? कितने लोग नहीं याद कर पाएंगे? हाथ उठाएं। मतलब याद नहीं कर पाएंगे कितने लोग? तो सब लोग याद करो, ऐसे मजाक करो क्या? सब लोग याद कर ले जाओगे ना? चलो अच्छी बात है। चलो हमारे साथ एक बार बोलो तुम लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ठीक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
अभी पढ़ना है कि नहीं? तो 2 लाइन होमवर्क है, आप लोग को याद करके आएंगे, है कि नहीं? अब याद कर लिया होगा। यार देखो आधा घंटा चिल्ला रहा हूँ, अभी पानी तक नहीं पिया। देखो 1.5 घंटा क्लास है, 1 घंटा स्नान स्टार्ट जब से आ रहा पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। ना याद कर पाओगे तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, जबकि हमारी तबियत भी नहीं सही, दवा खा के पढ़ा रहा हूँ। सोचो, आपको डाउट भी नहीं होगा परसों इतनी तबियत खराब होगी तो क्लास नहीं ले पाए थे, तभी भी ये 2 लाइन याद नहीं कर पाओगे, धरती फट जाएगी, समझो, है कि नहीं? तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग को, याद कर लिया होगा। क्यों? मैं मानता हूँ कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट तुम लोग, है कि नहीं? अब मान लो कि गधे होते तो याद ही नहीं कर पाओगे तुम लोग, है कि नहीं? याद कर लिया होगा ना तुम लोग, चलो तब अच्छी बात है। देखो यार, हम आप लोग के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, हम मानते हैं कि आप लोग जो याद कर लिया होगा कोई नहीं याद कर पाएगा, और आप लोग जितना संविधान आता है किसी को नहीं आता होगा, मैं मानता हूं। चलो इसके बाद कहा गया उसके समस्त नागरिकों को, कहा गया सामाजिक, इसके बाद कहा गया आर्थिक, कामा राजनीतिक, न्याय, इसके बाद कहा गया विचार, इसके बाद कहा गया अभिव्यक्ति, इसके बाद कहा गया विश्वास, इसके बाद कहा गया धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद कहा गया प्रतिष्ठा, और अवसर की समता या समानता, प्राप्त कराने वाली, तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा। यहां तक समझो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझो भैया। यानी उसके समस्त नागरिकों को, देखो पहले भारत के नेचर के बारे में बताइए कि भारत का नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मकान वकान बनाते हो तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, ढांचा कैसा होना चाहिए, है कि नहीं? यानी इसका नक्शा देखा जाता है कि कैसे कैसे, जैसे मकान बना होगा पहले इसके बारे में बड़ा लोग सोचे होंगे कैसे कैसे बिल्डअप किया जाए, इतना बड़ा जड़ी कैसे इसका फ्लोर बनाया जाए, तो इसके बारे में स्ट्रक्चर पहले बनाए, इसका ढांचा बनाए होंगे, तब जाके मिस्त्री लगे होंगे, लेबर लगे होंगे, तब जाके बिल्डअप हुआ होगा, तब आप इस चीज का लोग कहेंगे कि इसका इंजॉयफुल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे प्रस्तावना के पहले नेचर के बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा ढांचा होना चाहिए। तो पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, ढांचा समझ लिया, है कि नहीं? प्रस्तावना आप लिखे हैं क्यों? कल तो लिखे थे ना प्रस्तावना, आप क्यों? बस समझिए, कल लिखिएगा आराम से, ठीक? अभी छोड़ेंगे, अभी समय दीजिए। आप लिखने के लिए परेशान हुई, समझिए स्टोरी, है कि नहीं? सब चीजें आपको पड़ी रहेगी, परेशान होइए। कहने का सेंस यार है कि स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, और 2 लाइन हमने आपको बताया कि नेचर के बारे में आप याद कर ले। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है, ये तो सबको पता है। क्यों? इसके बाद कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, यानी भारत पूर्णतः आजाद कंट्री होगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा। जैसे आप भी आजाद हो, हम भी आजाद हैं, सब पूरा देश आजाद है, वैसे प्रस्तावना में भी कहा गया भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा। इसके बाद समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसके बाद उसके समस्त नागरिकों को, यानी अब हमारे और आपके बारे में कहा गया कि उसके समस्त नागरिकों को, यानी हमारे और आपका क्या ड्यूटीज होना चाहिए। तो उसके समस्त नागरिकों को, यानी हमारे और आपका क्या ड्यूटीज होना चाहिए, हमारे और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, अब उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आप याद करो डियर, मैंने बता दिया प्रस्तावना में कल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि नहीं? पहला बताया था मैंने आपको सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। पहला कौन से? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब होता है यार कि राज्य, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। आर्थिक न्याय का मतलब राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा कि अमीर अमीर, गरीब गरीब होता रहे। राज्य ऐसा नियम कानून बनाएगा गरीब गरीब, अमीर के लिए सबकी समानता हो। राजनीतिक न्याय मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, गांव का प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 326 कहता है कि वोट देना विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र अपना मत किसी को दे सकता है। और हमारे प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद कहा गया कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और मैंने आपको बताया था, याद करिए कि प्रस्तावना में कल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5 प्रकार के। पहला बताया डियर विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। विचार मतलब तो बोलना, मैंने आपको बोल रहा हूं तो मैं विचार कर रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं। अभिव्यक्ति में माध्यम, यानी हम अपनी बातें किसी माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ बातें लिख के बता रहे हैं, कुछ बातें लिखे बिना बता रहे हैं, एक हमारा माध्यम, एक अभिव्यक्ति है। इसके बाद विश्वास और धर्म की उपासना स्वतंत्रता। हमने आपको बताया कल कि आर्टिकल 25 कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत आप हैं, और विश्वास करने के साथ साथ उपासना भी कर सकते हैं। उपासना का मतलब होता है कि अपने देवी देवताओं को भी आचरण कर सकते हैं। अब पूछा भी जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना स्वतंत्रता। इसके बाद कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
आप याद करो डियर, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में दो प्रकार की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा पहला और दूसरा अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान, यानी हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। अवसर मतलब चांस, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सरकारी नौकरी में अवसर देगा, चांस देगा। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो हम, मेरे पास टैलेंट होगा तो हम और देश की सेवा आईएएस बनकर करेंगे। अगर टैलेंट नहीं होगा छोटी जॉब लेकर सेवा करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय अवसर देगा, चांस देगा। और हमारे प्रस्तावना में भी दो प्रकार की क्षमता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो आपसे कोई पूछे प्रस्तावना में कितनी प्रकार की क्षमता की बात की गई? दो प्रकार की। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्राप्त कराने वाली तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यानी आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मीति मार्ग शुल्क समय, वो तो पुराना कैलेंडर, मीति मार्ग शुल्क 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। समझिएगा इसका मतलब क्या डियर, कि समता प्राप्त कराने वाले तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, व्यक्ति गरिमा यानी हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, इज्जत के साथ जीने का अधिकार। भाई आप यहां बैठे हैं, अगर कोई जबरदस्ती तरीके से हम आपको पढ़ाएं या जबरदस्ती तरीके से संस्था आपको पढ़ाए या कोई तमंचे से धमकी देके आपको जबरदस्ती तरीके से फोर्स करे तो एक आपकी गरिमा के खिलाफ है। भाई एक आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप चल सकते हैं। आपके कोई जबरदस्ती तरीके से, आपको जबरदस्ती बड़न तरीके से नहीं कर सकता। हमारे समाज में कहा गया कि हर व्यक्ति को एक इज्जत देनी चाहिए, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा देनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी परिवार का हो, उसको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो। इसके बाद कहा गया व्यक्ति गरिमा, व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता, यानी राष्ट्र के प्रति हमें यूनिटी रहनी चाहिए, हर लोगों से राष्ट्र के प्रति यूनिटी रहनी चाहिए। अगर देश की बात आएगी, हमारे हर भाई बंधु एक साथ आगे बढ़ के चलेंगे। राष्ट्र की एकता अखंडता, भारत अखंड है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में पढ़ाया गया, कहा गया भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, और संविधान के आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, और जिस कंट्री में यूनियन शब्द का प्रयोग रहता है राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। तो कहा गया व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी बंधुत्व सब एक बार आया, बंधुत्व का मतलब भाईचारा, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम, चाहे जैन धर्म, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हम एक बंधुत्व भाईचारे के रूप में लगाव रखेंगे। बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यानी संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, यानी प्रस्तावना को अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब होता है नियमों कानून के द्वारा संविधान में पूर्णतः लागू करते हैं, और आत्मपर्पित करने का मतलब अगर देश पे, अगर संविधान पे आ चाहती है तो हम अपने प्राण के साथ देश की रक्षा करेंगे, लेकिन इस भारत के झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। हमारा भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और ऊंचा रहेगा। सभी साथी हमारे अंतर्गत देश के लिए हमेशा जान देने के तैयार रहेंगे। कभी हमारा झंडा कभी ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा हमेशा, कभी झंडा कभी नीचा कभी दिखाना नहीं रहेगा। कभी हमारे अंतर्गत देश की बात आएगी तो हम देश की प्राण से सहायता रक्षा करेंगे, लेकिन हम देश के बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। इसलिए के मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के राजनीतिक जनकुल समान है। इसलिए कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की वृद्धावस्था पर लेके, इसलिए डी सुब्बाराव कहता है प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्य उद्देश्यों का संचित्रण है। इसलिए ठाकुरदास भार्गव कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के आत्मा और कुंजी के समान है। तेरा भारतीय संविधान प्रस्तावना, उस समझ में प्रस्तावना बोलो भैया। देखो अब सोच रहे हो कैसे याद होगा प्रस्तावना। देखो अभी तुम लोग के लिए 50% ईजी कर दे रहे हैं, बस तुम लोग को आधा घंटा घर पे मेहनत करना पड़ेगा। देखो ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो ट्रिक बहुत सिंपल है, किसी को बताना ना तुम लोग ट्रिक। क्यों? पूरा संविधान ट्रिके से पढ़ा रहे हैं अभी तक, देखो ट्रिके चल रहा है, पूरा लास्ट संविधान ट्रिके से चलेगा। तुम लोग के लिए ट्रिक बता दे रहा हूं। देखो प्रस्तावना अभी लग रहा हो कैसे याद होगा, अभी याद कर पाओगे। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है 3, 5, 2, 1, 26 नवंबर 1949। देखो इस ट्रिक से पूरा प्रस्तावना याद कर लिया होगा। कैसे समझो, देखो मैं मान लिया कि आप 2 लाइन याद कर चुके हो, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मैं मान लिया 2 लाइन याद हो गया आप लोग को। याद हो गया ना? बोलो भैया। देखो इसके बाद देखो पहला 3, ट्रिक में 3 आ रहा है, तो पहले प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि नहीं। देखो पहला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अब 3 प्रकार के न्याय हटा दो, हटा दी ना। इसके बाद देखो 5, इसके बाद देखो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के पास स्वतंत्रता, इसको भी हटा दो।
इसके बाद देखो दो प्रकार की समता, इसको बता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसको भी हटा दो, है कि नहीं। देखो बंधुत्व, दो प्रकार की समता, इसको भी हटा दो। देखो बंधुत्व शब्द कितनी बार आए, एक बार। बंधुत्व बढ़ाने के लिए, कहां गया, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, यानी प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। देखो पूरा प्रस्तावना इजी हो गया, है कि नहीं। देखो बिना देखे पढ़ लें प्रस्तावना। देखो दो लाइन आपको भी याद है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखो जो याद है आपको हमें भी बोल दिया। देखो पहले तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीन हटाए। पांच प्रकार की समता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना, हटाए। दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली। देखो यहां तक पूरा याद हो गया, आधा प्राप्त कराने वाले तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुंदरता में बंधुआ बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इस संविधान सभा को अंगीकृत अनुन्नत आप करते हैं। देखो प्रस्तावना, है कि नहीं, याद कर लिया वो प्रस्तावना। अच्छा कल कितने लोग प्रस्तावना सुना देंगे, हाथ उठाएं ईमानदारी तरीके से, मतलब सभी लोग सुना देंगे, चलिए अच्छी बात है। चलिए तो आप लोग याद करके आइएगा, बाकी जिनके छोटे परेशान ना हो, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक। हाँ